नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में, जहां पर हम पूरे अगले 1.5 घंटे तक पूरा एक्शन पैक्ड ये शो होगा। हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे बाजार पर अगर आप एफएनओ ट्रेडर है तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाजार के लिए सेटअप क्या है और कौन से वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है वो आपको बताएंगे 2:05 पर। 2:10 पे आपके लिए होगा क्लोजिंग ट्रेड्स, जहां पर हमारे मेहमान आपको बेहतरीन क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। 2:40 पे आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन, जहां पर ऑप्शन का ट्रेड आपके लिए बताया जाएगा। वहीं 3 बजे आपके लिए मार्केट एट 3 होगा। 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी होंगे। 3:20 पे आपके लिए इवेंट्स टू वॉच, यानी ऐसे खबरें जिनका बाजार पर असर दिख सकता है। लेकिन चलिए बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं कि बाजार की चाल कैसे दिख रही है। तो बाजार आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। 25,650 के करीब अभी दिख रहा है, लेकिन लाल निशान में भी बाजार गया था और लेकिन अब वापस से यहां पर खरीदारी लौटी है। 70 अंकों की तेजी फिलहाल यहां पर दिख रही है 25,650 के करीब। निफ्टी बैंक यहां पर ज्यादा मजबूत दिख रहा है 58,000। हम लगातार कल ही से कह रहे हैं एक डिसाइसिव लेवल है, उसी लेवल के आसपास बाजार टिकता दिख रहा है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है इस स्ट्राइक पर कॉल साइड और पुट साइड के दोनों सबसे ज्यादा यहां पे दिख रहे हैं। इसलिए बार बार इन लेवल के आसपास बाजार आके टिकता है। वोडाफोन आइडिया नतीजे सुधार होते दिख रहे हैं, घाटा कम हुआ है, तो इस वजह से यहां पे उछाल देखने को मिल रहा है। आईटी शेयरों से आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर जैसे जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं, यहां पर भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ और सेक्टर की बात करें जहां पे फाइनेंशियल्स पर आज दबाव है और जो दबाव बना रहे हैं वो है बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। बजाज फाइनेंस के जो कल नतीजे आए थे अनुमान से कमजोर थे, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो बाजार को पसंद नहीं आया और इससे 7-8% तक की गिरावट दिखी। और आज नतीजों से पहले फिनसर्व पर भी लग रहा है कहीं उसी तरह की कमेंट्री फिनसर्व को लेकर भी ना हो, वो चिंता यहां पर भी सता रही है। तो ये दोनों ही काउंटर आज के सत्र में काफी ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि बाजार के लिए किस तरह का माहौल बना। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो निफ्टी के लिए हम ब्रॉडर अगर डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो किस तरह का सेटअप दिख रहा है। तो 25,500 इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है वो 25,500 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे 25,300 ये एक अहम सपोर्ट लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो और ऊपर में जो रेजिस्टेंस फिलहाल दिख रहा है 25,680 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओवरऑल 25,800 अगला रेजिस्टेंस है, यानी 25,300 से 25,800 एक ब्रॉडर रेंज और शॉर्ट टर्म रेंज 25,500 से 25,680 के आसपास। पिवट पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 रेजिस्टेंस ऊपर में दिख रहे हैं निफ्टी के लिए, वो है 25,859 का, 25,996 का और 26,134 का। ये तीनों रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। और नीचे में पिवट के नीचे जो सपोर्ट बन रहे हैं वो है 25,585 का, 25,447 का और 25,310 का। जो 1-2 दिनों के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए ये ट्रेड आपके लिए। बैंक निफ्टी की बात करते तो बैंक निफ्टी का जो एक रेंज दिख रहा है, तो टेक्निकल सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिल रहा है वो है 57,700 से 57,800 का। लेकिन 58,000 एक ऐसा लेवल है ऑप्शंस डेटा के हिसाब से जहां पर कॉल साइड के भी ओआई और पुट साइड के भी ओआई वो मैक्सिमम है। इस वजह से उन लेवल के आसपास बार बार बाजार आने की कोशिश करेगा और मेक और ब्रेक लेवल भी हम लगातार इसलिए भी कह रहे हैं। हालांकि आज उससे ऊपर बनने की कोशिश हो रही है। तो अब जो रेजिस्टेंस बाजार के लिए दिख रहा है खास बैंक निफ्टी के लिए वो 58,200 का यहां पर दिख रहा है। पिवट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए वो 58,142, 58,509 और 58,875 का। और नीचे में जो सपोर्ट, जो 3 सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं 57,410 का, 57,044 का और 56,678 का। तो इन लेवल्स को आप नोट करें, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी ट्रेड करने में। उन लेवल्स के आसपास आप एंट्री या एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। चलिए लेकिन अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं और उनसे भी समझते हैं कि उनकी रणनीति क्या है, एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर निफ्टी और बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। क्या स्ट्रेटजी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अगर जो ट्रेड करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ओवरऑल सर। ट्रेंड पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोअर लेवल से बाइंग आई है
उसने एक उम्मीद दिखाई है कि आने वाले समय में निफ्टी 25,700 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू दे सकता है। अगर ये ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से फिर 25,950 से लेकर 26,000 लेवल के आसपास हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, ये जो रिबाउंड आया था वो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास आया था। सो ये काफी अहम लेवल होता है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ऑन दी फ्लिप साइड, अगर 25,450 के जो सपोर्ट हैं अगर वो टूटते हैं तो फिर से हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि हम ऊपर के साइड का ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर सकते हैं। और जब भी निफ्टी 25,700 के लेवल के ऊपर निकलता है तो वहां से हमें 25,950 से 26,000 जोन के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। फ्राइडे के सेशंस में जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था उसी की फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हमें आज के सेशंस और मंडे के सेशंस में देखने को मिली थी। इमीडिएट हर्डल जो बैंक निफ्टी का है वो 58,300 का है। तो डेली के चार्ट्स पर बैंक निफ्टी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 58,300 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो वहां से ब्रेक थ्रू मिल सकता है। देन हमें फर्दर अपसाइड के मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी पीएसयू बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वहीं पर हमें प्राइवेट बैंक में अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी फिर से अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करेगा। सो जो सपोर्ट है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है 20 डे एसएमए लेवल के आसपास है। अभी जो सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट है 57,700 का है। मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तब तक हम पॉजिटिव ब्रेक थ्रू का एंटिसिपेशन रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। हम कह रहे थे कि वैसा लक्ष्मीकांत जी भी कह रहे हैं कि 57,700 एक इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर में यहाँ पर तेजी की गुंजाइश ज़्यादा है। अगर उन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक अनचार्टेड टेरिटरी में बैंक निफ्टी जा सकता है। और हम सुबह भी कह रहे थे कि निफ्टी के लिए 25,700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी 680 के बताया भी, उन लेवल्स के ऊपर अगर टिकता है तो आगे जो तेजी दिख रही है निफ्टी में वो 25,950 का रास्ता खुलेगा और 26,000 तक भी जाने की संभावना बन रही है, ऐसा लक्ष्मीकांत जी को भी लगता है। चलिए, इस बीच एक नंबर आ रहे हैं, उसे आपको नोट कराना ज़रूरी है। हिंदुस्तान कॉपर के कंसोलिडेटेड मुनाफा कंपनी का करीब करीब 102 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ हो गया है। तो मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंसोलिडेटेड आय अगर देखें तो ये 518 करोड़ से बढ़कर 718 करोड़ हो गया है। कंसोलिडेटेड ईबिटा ये भी करीब 152 करोड़ से बढ़कर 282 करोड़ के ऊपर निकल गया ही। तो एक अच्छा नतीजे, और मार्जिन में भी काफ़ी ज़बरदस्त सुधार दिख रहा है। 29.3% से बढ़कर 39.3% का कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन कंपनी ने पेश किए हैं। तो एक ज़ोरदार नतीजे कह सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, हिंदुस्तान कॉपर चार्ट देकर बताइए अब कैसा लग रहा है। 4% ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है, यहाँ से और कितनी तेज़ी की गुंजाइश और दिख रही है आपको हिंद कॉपर में? देखिए, जब भी मेटल बेस्ड काउंटर में जब भी तेजी आती है तो देखना होता है वो अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर इंटैक्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अभी फिलहाल हिंदुस्तान हिंद कॉपर का जो चार्ट है पॉजिटिव नजर आ रहा है। फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट इसे मिला है 355 के ऊपर। हालांकि पिछले स्विंग हाई से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि अगर ये अपने 20 डे एसएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है जो कि अभी 339 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो फिर से एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। हालांकि आज की क्लोजिंग अगर 355 के ऊपर होती है तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा इस फॉलिंग चैनल के ब्रेकआउट का। देन आफ्टर फिर हमें 375 380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हिंद कॉपर में। सो ओवरऑल ट्रेंड अभी तक बुलिश नजर आ रहा है। और सपोर्ट जो है अभी फिलहाल 339 के आसपास नजर आ रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस पॉजिटिव अपसाइड मूव को हम देख पाएंगे इस स्टॉक में। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से 339 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जब तक इसके ऊपर है आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आज क्लोजिंग के लिए आपकी तरफ से ट्रेड क्या है? जी, मैं दो ट्रेड रेकमेंड करूंगा। सबसे पहला ट्रेड है एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस स्पेस में हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। सो एचडीएफसी लाइफ में मुझे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है 760 के ऊपर। और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 745 740 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे टारगेट हैं वो आ रहे हैं 790 के। और हमें 745 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसको बाय करते समय। दूसरा जो ट्रेड है वो है अरविंदो फार्मा का।
फार्मा स्पेस में भी हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। अरविंदो फार्मा ने भी अपने पिछले स्विंग हाई जो कि लेवल 63-65 के आसपास है, उसके आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर पिछले 2 दिनों का सेशन देखें तो यहाँ पर इसने अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है। आरएसआई अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा 1220 का रहेगा और स्टॉप लॉस हमें 1140 का रखना है। तो अरविंदो फार्मा, एचडीएफसी लाइफ, दो आपकी टॉपिक आ गई है क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, नोट कर ले। स्टॉप लॉस को भी मेंटेन कीजिएगा। ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल रखिएगा। रुचित जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रुचित जी, आप बताइए क्लोजिंग के लिए आपको कहाँ पे मौके दिख रहे हैं आज? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड पहले आफ्टरनून तो सर। मेटल स्पेस है कि जहाँ पे हम एक कंसिस्टेंट तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी और अभी भी वहाँ पे स्ट्रेंथ हमें लग रहा है कि थोड़ा बरकरार रहेगी। सो विद इन द मेटल स्पेस स्टील अथॉरिटी सेल हमें टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जहाँ पे आप वीकली चार्ट पे एक अच्छे कंसोलिडेशन हुए, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने इस हफ्ते में स्टॉक में देखा है। और अब पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम्स देखेंगे तो ग्रेजुअली वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं। सो क्लियर थोड़ा एक्यूमुलेशन के साइंस है। सो प्राइस वाइज हमें लग रहा है कि जो वर्स्ट फेज था स्टॉक के लिए नो एटलीस्ट नियर टर्म के लिए पूरा हो चुका है। स्टॉक अपने 50 डेमा पे सपोर्ट बेस भी बना चुका है, तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। सेल में 138 के नीचे स्टॉप लॉस रख के सेल में खरीदारी की सलाह है। 160 के अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो मेरी दूसरी पिक रहेगी वो एक बैंकिंग स्पेस है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो आइडियली हमने अगर पिछले 15-20 दिनों में जो अपमूव हमने बैंकिंग स्पेस में देखा था, उसमें आप देखें जो मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, उनमें काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ऐसे ही काफी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर्स पोजिशनली बने हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक में रिसेंटली आया है वीकली चार्ट के ऊपर। लास्ट 3-4 दिन में छोटे मोटे पुल बैक मूव्स आए, बट देखेंगे जैसे वॉल्यूम्स प्राइस अपमूव के समय हो रहे थे, करेक्शंस में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक ये जो लास्ट 2-3 दिन के थोड़े कंसोलिडेशंस हुए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से एंट्री लेने के लिए। तो करंट लेवल्स पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह है। 75 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में या पोजिशनली टारगेट्स हम 88-90 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सेल आपकी तरफ से है, लेकिन चलिए एक अहम डेटा भी आए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा है। अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो 29,361 करोड़ से बढ़कर 29,529 करोड़ पहुंच चुका है। आंकड़ों पर और बातचीत करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के सीईओ फिरोज अजीज साहब जुड़ गए हैं। हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर आप देखें तो ये नंबर थोड़े कमज़ोर जरूर दिख रहे हैं। फिरोज जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो अगर मंथली आधार पर देखें तो ये कमज़ोर दिख रहे हैं, 19% कम हुए सितंबर के मुकाबले, जबकि इस दौरान निफ्टी और सेंसेक्स की चाल देखें तो करीब करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। क्या संकेत है? क्या निवेशक अभी मुनाफा वसूली करने के मूड में है या सतर्कता बरत रहे हैं या कुछ और? सर नमस्कार सर, गुड नमस्कार। आफ्टरनून। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर ट्रेंड है। इन्वेस्टर जो है वो बहुत मजबूती से इंडिया की इक्विटी में विश्वास रख रहा है। ये बहुत क्लियर ट्रेंड है। अगर इसको कोई नहीं पढ़ रहा तो मतलब कुछ इसमें कोई पेसिमिज्म की गुंजाइश ही नहीं रहती। क्यों? देखिए, अब 1 साल हो गए निफ्टी ने पीक नहीं टच किया। लास्ट ईयर सितंबर 26 को पे गई थी निफ्टी 26,217 वाज द पीक। आज भी हम 600-700 पॉइंट नीचे हैं, साल भर पार हो चुका है। फिर भी अगर आप देख रहे हैं कि 18% की एयूएम की बढ़त देखने को मिली है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एसआईपी का आंकड़ा अगर आप मंथ ऑन मंथ देखते तो इतना समझ नहीं आता। आप देखें 1 अप्रैल का आंकड़ा था 24,000 करोड़ और अब का है 29, करीबन 30,000 करोड़ फॉर द ईज ऑफ सिंप्लिसिटी। सो आप देखें 20% का इजाफा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में और मार्केट ने कुछ नहीं किया। 5 साल रिवाइंड करें लाइफ या 10 साल रिवाइंड करें, 3 महीने अगर मार्केट नहीं चलती तो एसआईपी का आंकड़ा 30% गिर जाता था। तो ये क्लियरली हाइपोथेसिस प्रूव होता है कि इंडियन निवेशक अब लालसा के चक्कर में इक्विटी में नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन और निवेश करने आ रहा है, ना कि ट्रेडिंग करने आ रहा है। दैट्स पॉइंट 1। तो ये इसमें आप देखें 47 लाख करोड़ की एयूएम पे इक्विटी पहुंच चुकी है। उसमें पैसिव है 12-13 लाख करोड़ और एक्टिव है 35 लाख करोड़। तो 50 लाख करोड़ का आंकड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड में पहुंच रहा है, आई थिंक विच इज गुड। अगले 8 सालों के भीतर
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया की इक्विटी 60 लाख करोड़ 52 लाख करोड़ इज माय एस्टिमेट, मिनिमम एस्टिमेट ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन इन डोमेस्टिक फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इनटू इक्विटी मार्केट्स। तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पर बने रहने की संभावना है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करने की को देखने को नहीं करे, एक ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए जो अक्टूबर से देखे तो लगातार एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, डेट फंड में काफ़ी 1.59 लाख करोड़ की बड़ी एंट्री हुई है। क्या इससे संकेत मिलता है कि निवेशक अब इक्विटी से डेट में शिफ्ट भी हो रहे हैं? क्या इस तरह के भी संकेत दिख रहे हैं क्या? नहीं सर, देखिए डेट जो है ना बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग सा सेगमेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई लिस्टेड कंपनी अपनी ट्रेजरी में से 10,000 करोड़ डाल देती है, 20,000 करोड़ डाल देती है, 20-25,000 करोड़ निकाल देती है। आप अगर रिटेल पार्टिसिपेशन इक्विटी डेट में देखेंगे तो वो घट रहा है, क्योंकि जब से टैक्स उसका डेट्रीमेंटल हो गया, सेक्शन 50AA करके एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 1.5-2 साल पहले निर्मला मैम ने, तो उसके बाद डेट की जो अट्रैक्टिवनेस थी वो कम हो गई। एफडी के मुकाबले पहले डेट फंड बड़ा कैपिटल गेन देता था, वो भी लॉन्ग टर्म, उसमें इंडेक्सेशन भी था, वो भी निकाल दिया गया। ये जो आप डेट के आंकड़े देख रहे हैं उसमें से इक्विटी से पैसा डेट नहीं मूव होता है, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स की डेट में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, and that's why those numbers get distorted. So reading anything from a trend standpoint from debt might be a little more far-fetched. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें वहाँ पे, क्योंकि बहुत बार कॉर्पोरेट के भी पैसे अचानक से आते हैं तो नंबर अलग दिखते हैं, जो वेग से दिखते हैं, जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़, एक ट्रेंड मैं जहाँ समझ रहा हूँ, आपसे क्लैरिटी चाहिए, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा इनफ्लो घटता दिख रहा है? क्या ये ओवर वैल्यूएशन की वजह से है या एमसी की जो कैपिंग है उसके चलते लिमिटेड इनफ्लोज दिख रहा है? फिरोज जी। सर देखिए, अगर आप देखते हैं दो किस्म के आंकड़े होते हैं। एक आंकड़ा होता है जो 0 से कम नहीं हो सकता, उसको देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे इंसान की कद 0 से कम तो नहीं हो सकती, वजन 0 से कम तो नहीं हो सकता, तो थोड़े आंकड़े होते हैं जो 0 उनका मिनिमम नंबर होता है। जो ये आप एसआईपी मतलब जो इनफ्लो देख रहे हैं स्मॉल कैप का 3,500 करोड़ का, वो 10,000 करोड़ नेगेटिव भी हो सकता था। तो 3,500 करोड़ पॉजिटिव फ्लो, नेट फ्लो इज अ ग्रेट साइन। अगर मैं इसमें नेगेटिव फ्लो देखूं, जो कि काफी बार होता है, लास्ट 1.5-2 साल से नहीं हुआ है, स्मॉल कैप में अगर वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाए और लोग घबराएं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है कि 10,000 करोड़ निकाल लिए, तो ये पॉजिटिव है, दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव इन इटसेल्फ। सेकंड, 3,500 करोड़ इज ऑलमोस्ट द पीक, 4,500 करोड़ भी आया था। बट अगर 3 लाख करोड़ की स्मॉल कैप की टोटल एयूएम है, उसमें 20,000 करोड़ निकल जाए तो मैं बहुत घबरा जाऊंगा कि भाई देखो 3 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ निकल गए। तो हमेशा ये आंकड़े को आप पहले तो पॉजिटिव है नेगेटिव है देखें, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है आंकड़ा। दूसरा, अगरचे नेगेटिव हो तो भी घबराए ना कि -2,000 करोड़ निकाल लिया, तो भी इतना घबराए ना, उसको 2,000 करोड़ 3 लाख करोड़ की तुलना में 1% से कम होता है। ये आंकड़े को ऐसे समझता हूं मैं, सही या गलत पता नहीं, बट दिस इज हाउ आई एज एन कंपनी और एक तरीके से आप देखते हैं नंबर। ये अच्छी बात है, आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पसंद है और तो नंबर्स को भी आप उसी तरह से ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं। सर, अब कुछ बाजार की भी बात कर लेते हैं। बाजार हालांकि बहुत दूर नहीं है रिकॉर्ड हाई से, लेकिन वैल्यूएशन क्या आपको लग रहा है कि कंफर्ट आपको दे रहा है बाजार का? यहाँ से और अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे दिखती है या फिर स्ट्रेस हो चुकी है? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वहां से काफी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, बट अगर मैं देखो स्मॉल कैप फॉर एग्जांपल, स्मॉल कैप में दो दुनिया चल रही है। एक तो वैल्यूएशन भयंकर है, दूसरे ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी वैल्यूएशन रियलाइज ही नहीं हो रही। तो बॉटम अप का दौर है, टॉप डाउन का दौर नहीं है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप निफ्टी की अर्निंग्स देख रहे हैं तो अर्निंग्स ठीक ठाक है, 12% की बढ़त आ सकती है, 1 साल की टाइम करेक्शन हो चुकी है। एफआईआई, जब आप हेडलाइन नंबर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार एफआईआई तो बेच रहा है, बट एफआईआई 3 किस्म के होते हैं, ये काफी लोग नहीं समझ रहे। एफआईआई को सबको एक ही नाम से दर्शाया जाता है। एफआईआई एक होता है जो एक्टिव फंड मैनेजर होता है, दूसरा होता है पैसिव, तीसरा होता है अपना प्रोप्राइटरी वाला। ओके, एक्टिव वालों ने बेशुमार माल बेचा है लास्ट 2 साल में, पैसिव वालों ने बेशुमार माल खरीदा है इंडिया में।
ये छुप गया है। तो पॉइंट मैं एक कहना चाहूंगा कि मार्केट जिस स्थिति में है, थोड़ी सी भी अगर ग्लोबल से पॉजिटिव आने लगेगी तो शॉर्ट कवरिंग निश्चित है। तो क्या मैं इन्वेस्टर के तौर पे 28,000 की निफ्टी इस फाइनेंशियल ईयर में देखने की उम्मीद रखता हूं? शायद रखता हूं। 27,000 28,000 देखने की उम्मीद जरूर रखता हूं। बट ये कहने के बाद मैं अपना डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि भाई इक्विटी मार्केट 5-10% गिरावट हर साल दिखाती है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो मेरी ओपिनियन को आप पिंच ऑफ सॉल्ट के थ्रू लेना है। ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, अपसाइड की गुंजाइश है। ज्यादा गिरावट नहीं होती है तो आराम से निवेशक डेट में बैठने के बदले इक्विटी में बैठ सकते हैं। तो आप अपनी एसेट एलोकेशन अगर इक्विटी की तरफ नहीं है, साल भर की टाइम करेक्शन के बाद भी और गिरावट की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आप तो दोनों सर मतलब दोनों हाथ घी में चाहते हैं आप और सर कढ़ाई में चाहते हैं। ये होता नहीं है इक्विटी में। तो यानी आपको लगता है कि पैसिव वालों को भी यानी बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट ज़्यादा नहीं दिख रही है, तेजी की संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड तेजी है लेकिन तेजी आपको जरूर दिख रही है। वो थीम कौन सी होगी? अगर तेजी दिख रही है, कौन सी थीम होगी जो इस तेजी को ड्राइव कर सकती है? आईटी से लीडरशिप वापस लौट सकती है क्या? क्योंकि नतीजे भी अनुमान से बेहतर थे, चीज़ें भी अब सुधर रही, यहाँ से अब क्या खराब होगा? जो भी अनाउंसमेंट करना था ट्रम्प साहब को कर दिया है। या फिर कोई और सेक्टर, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं मार्केट को? और आपका पसंदीदा थीम अब यहां से मौजूदा लेवल पे कौन से हैं? सर अगर आप देखें, मेरा ये मानना है कि ABC, इजी टू रिमेंबर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंजम्पशन, ये तीन सेक्टर, या कंजम्पशन इज मोर ऑफ अ थीम, ये तीन थीमों पे मेरी बुलिश राय रहेगी। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो ये आप कंजम्पशन को एक ब्रॉडर थीम लेके चल सकते हैं, डेफिनेटली लेके चल सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन में बहुत जूस अवेलेबल है और पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई है। हमेशा जब भी कोई सेक्टर या थीम मशहूर होती है तो पहली चीज ये होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस में ऑलरेडी 50-60% की रिटर्न आ चुकी होती है साल भर की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंजम्पशन में बहुत सारी चीज गवर्नमेंट ने की है, उसका अभी फायदा मिला नहीं है, और आप देख रहे हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ -2 या 2 या 0 है। सो कंजम्पशन विल बी द ब्रॉडेस्ट थीम, वन कुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट ऑन द डायरेक्ट इक्विटी साइड। तो आपको लग रहा है कि ऑटो कंजम्पशन जैसी थीम, कंजम्पशन अभी और भी चलना है यहाँ पर, आपको लग रहा है अभी शुरुआत हुई और सरकार का फोकस भी है कंजम्पशन बढ़ाने को लेकर, क्योंकि आपके पास अपनी खुद की इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि बाहर डिपेंडेंसी कम हो। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और एक अहम खबर पर भी और पूरे सेक्टर और इकोनॉमी पर भी एक ब्रॉडर आउटलुक भी आपने समझा दिया। चलिए, अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे बाजार में और कौन कौन से सेक्टर है जहां पे कुछ नए मौके दिख रहे हैं, कौन से क्लोजिंग ट्रेड्स हैं, वहां पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार पर भी एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, उस वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए तेज़ी बढ़ती जा रही है, 25,691 के आसपास पहुंच चुका है। 25,700 जो एक अहम रेजिस्टेंस है उसके बेहद करीब है। देखते हैं उसके ऊपर अगर टिकता है तो और फर्दर रैली की गुंजाइश यहां से बन सकती है, जैसा लक्ष्मीकांत जी के साथ भी बातचीत हो रही थी। चलिए, इस बीच एक नतीजे भी आए हैं, बॉश के दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, वो कैसे रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तो कंसोलिडेटेड मुनाफा कंपनी का 536 करोड़ से बढ़कर 554 करोड़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंसोलिडेटेड आय कंपनी का 4,394 करोड़ से बढ़कर 4,795 करोड़, यानी दोनों फ्रंट पर अच्छे दिख रहे हैं। इविटा भी अच्छी ग्रोथ में है, 560 करोड़ से बढ़कर 617 करोड़, और इविटा मार्जिन देखिए तो 12.7% से बढ़कर 12.9%। तो नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं। हालांकि शेयर बिल्कुल सुस्त है, 36,950 के आसपास दायरे में आज घूम रहा है। एक बार लक्ष्मीकांत जी आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर, बॉश के स्टॉक को देख के बताइए क्या सलाह है यहाँ पर? यहाँ पर बिल्कुल म्यूटेड एक्शन है, रिजल्ट का ऐसा कोई प्रभाव इसमें पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अब ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 36,600 का है, अगर उसके नीचे फिसलता है तो इसमें हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। सो ये जो लेवल्स है 36,600 है, काफी अहम लेवल है। अगर इसको डिफेंड करेगा तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव 37,950 से लेकर 38,000 का आ सकता है।
ज्यादा कुछ रुझान तो अभी रिजल्ट के बाद हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट ये जो सपोर्ट है अभी भी इंटेक्ट है 36,600 का। यहीं पर ही सारा मोमेंटम इसी के आसपास ही हो सकता है। अगर इसको डिफेंड करेगा तो वहां से हमें 38,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर 36,600 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 36,300 तक। तो थोड़ी और आपको गिरावट की संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन बॉस की तरफ से कहा गया है, कंपनी ने कहा है कि इनको उम्मीद है हेल्दी डिमांड की सारे ही कंपोनेंट सेगमेंट में। जो कस्टमर सेंटिमेंट जो चेंज हुआ है इससे इनको फायदा मिलेगा। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है, वन लाइनर कमेंट्री है। इस बीच बलरामपुर चीनी के नतीजे भी आ गए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा घटा है 67.2 करोड़ से घटकर 53.9 करोड़ पे आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो नतीजे यहाँ पे कमज़ोर दिख रहे हैं और स्टॉक भी यहाँ पे कमज़ोर होता दिख रहा है। करीब 2.25% की गिरावट आ चुकी है। कल हमने एक खबर आई थी चीनी के एक्सपोर्ट इजाज़त की, उसके बाद अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन आज नतीजों के बाद ये देखिए ये दबाव यहाँ पर बढ़ा है। और डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा यहाँ पर घटता दिख रहा है और डिटेल्स आपको स्क्रीन पर आएंगे तो और फर्दर यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। 67.2 करोड़ से घटकर मुनाफा 53.9 करोड़ पे आ गया। तो मुनाफा यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। रुचित जी से एक बार राय ले लेते हैं। रुचित, आप बताइए बलरामपुर चीनी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? रिसेंटली एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है ये। ब्रॉडर मार्केट्स की तेजी में भी पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। बस ये है कि नंबर्स के पहले प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। काफी बार हम देखते हैं कि जब नंबर्स के पहले ही करेक्शन या नंबर्स के पहले कोई बड़ी तेजी हो चुकी होती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज या ट्रेंड रिवर्सल के साइंस आ सकते हैं। हमें लग रहा है कि प्राइस वाइज डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड रहेगी। 420 430 इमीडिएट सपोर्ट है, वो अगर इंटैक्ट रखता है तो ये कभी कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं जहाँ पे 430 से लेके 480 इस रेंज में थोड़ा साइडवेज मूव स्टॉक में रहेगा। 430 से 480 ये मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक और स्टॉक है जो आज ही ये नतीजे आए हैं, EID पैरी का। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 39% बढ़ा है। और EID पैरी को लेकर लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर? काफी लंबे समय के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर एक स्विंग जो लॉन्ग लेग डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बायर और सेलर्स में काफी मोमेंटम है, मतलब एक दूसरे की तरफ ये लोग प्राइजेस को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पर अगर 1050 के लेवल के ऊपर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो देन आफ्टर इसमें मोमेंटम बनने की उम्मीद हम कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर ये इसके नीचे ही ट्रेड करता है तो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा जो को इसको नीचे की ओर पुश कर सकता है। जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 1000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर 1000 के नीचे फर्दर सेलिंग प्रेशर आता है तो वहां से 960 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर ये 1050-60 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर इसमें बाइंग रेकमेंड किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो मोमेंटम बिल्ड होगा तो इस स्टॉक को पुश करेगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1080 से 1100 जोन तक। EID पैरी आपको लग रहा है कि अगर 1050 1060 इन लेवल के ऊपर अगर नहीं पहुंचता है तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है और 1000 के नीचे भी जाने की संभावनाएं आपको फिर लग रही है और फिर इसे ड्रैग होकर ये 960 तक भी टूट सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, साथ ही नतीजे भी आ रहे हैं, ये भी आपको लगातार हम बताते रहेंगे और साथ ही ढेरों इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। लगातार किसी न किसी कंपनी के नतीजे आ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन के हिसाब से ये आखिरी हफ्ता होगा जहां पर मेजर रिजल्ट्स आने हैं। इसी बीच जुपिटर वैगन्स के नतीजे आ गए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब करीब 90 करोड़ से घटकर 46.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो ये नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं मुनाफे के फ्रंट पर और स्टॉक भी कमज़ोर होता दिख रहा है। करीब करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो मुनाफा कंपनी का घटा है और आधे के आसपास आ चुका है घटकर। जुपिटर वैगन्स कंसोलिडेटेड आय कंपनी का 1009 करोड़ से घटकर 786 करोड़ के आसपास आ गया है, यानी यहाँ पर भी आय के फ्रंट पर भी कमज़ोर नतीजे दिख रहे हैं।
एक बार लक्ष्मीकांत जी से ही समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, जुपिटर वैगन्स के चार्ट देखकर बताइए, चार्ट पर कैसा दिख रहा है? बाजार तो रिजल्ट के बाद ये रिएक्ट कर रहा है, कमजोर दिख रहा है अभी। ट्रेंड तो डाउन साइड का ही दिखाई दे रहा है। कई दिनों से स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा था, तो हमें लगता है कि फर्दर सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है आने वाले समय में भी। 300 के अगर नीचे की क्लोजिंग होती है तो ये जो वीकनेस है वो और बढ़ सकती है। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 280 284 के आसपास दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश ही नजर आ रहे हैं। अपसाइड के रेजिस्टेंस 325 के आसपास है। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। तो ये जुपिटर वैगन्स को लेकर ये सलाह है। चार्ट कमजोर आ रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं टटर वेल्थ से। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी, आपने वक्त निकाला है। सर, हम शुरुआत आपसे करेंगे बजाज ट्विंस को लेकर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को लेकर, क्योंकि यहाँ पे नतीजे बजाज फाइनेंस के वैसे कमज़ोर नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाजार अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो बाजार को पसंद नहीं आई और टूट गए। और उस वजह से बजाज फिनसर्व, जिसके नतीजे अभी आए भी नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व के भी नतीजे आ चुके हैं। चलिए, आप बताइए रोहन जी, आपकी राय क्या है बजाज ट्विंस को लेकर, क्या राय है? First of all, we are holding Bajaj Finance in portfolio on a disclaimer. हमको भी लग रहा है कि ये नंबर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आया है, पर स्टिल इट लुक्स एन आउट परफॉर्मर फॉर श्योर। बहुत क्लियर स्पेस में है। दो क्वार्टर से नंबर ठीक ठाक आ रहा है, पर हमको लग रहा है कि अभी भी दिस इज अ होल्ड एंड बाय फ्रॉम आवर साइड, सो पॉजिटिव ही है एंड दिस कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोनों में सर, फिनसर्व और फिनांस दोनों में खरीदे या सिर्फ बजाज फिनांस ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं रोहन जी? So FinServ ट्रैक नहीं करता हूं इतना, पर फिनांस इज श्योरली अ बाय अपॉर्चुनिटी। ओके, अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और एक आध ब्रोकरेज हाउसेस की भी ठीक ठाक रिपोर्ट आ रही थी, जिसमें CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है और बजाज फिनांस के लिए उन्होंने 1200 रुपए का टारगेट दिया है, जो करंट लेवल से करीब करीब 200 रुपए के ऊपर का है। तो ये नतीजे एक बार स्क्रीन पर आपके लिए यहाँ पर है, और गिरावट की क्या वजह भी है ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ का गाइडेंस घटा दिया है। ग्रोथ गाइडेंस को 23-24% से घटाकर 22 से 23% के रेंज में ला दिया है, और मॉर्गेज में कमज़ोर ग्रोथ का असर की वजह से ये गाइडेंस घटाया गया है। साथ ही MSME सेगमेंट को लेकर भी चिंता उनकी बनी हुई है, और मॉर्गेज और MSME की मिलाकर पोर्टफोलियो में 45% हिस्सेदारी है। FY26 में MSME ग्रोथ गाइडेंस 10 से 12% रखा गया है, और तिमाही आधार पर ग्रॉस और नेट NPA भी बढ़ा है। और साथ ही यहाँ पर बाकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वो भी बाजार को पसंद नहीं आया, और यही वजह है कि आज यहाँ पे गिरावट दिख रही है, और उसी का इफेक्ट यहाँ पे बजाज फिनसर्व पर भी देखने को मिल रहा है। एक और सेक्टर है रोहन जी, आपसे चर्चा कर लेते हैं, वो है IT का। लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी है, और बाजार को संभालने में एक बड़ा रोल IT का है। दिग्गज IT तो चल ही रही हैं, इसके अलावा मिड कैप से भी आज काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। रोहन जी, एक बार IT सेक्टर पर अपनी राय दीजिए, आपकी कोई टॉपिक है क्या इस सेक्टर से? एज ऑफ नाउ IT हैज बीन द मोस्ट अंडर परफॉर्मर। पर मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ। लास्ट 24 साल में 18 साल ऐसा रहा कि IT नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, विद एन एवरेज ऑफ 4.5%। सो यहाँ पे टर्न अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है IT में, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स एक अंडर परफॉर्मर रहे हैं। हमारा एफएल विच इज आउट ऑफ निफ्टी IT, पर एफएल इज इंटरेस्टिंग, OFSS इज इंटरेस्टिंग, ओरेकल फाइनेंस। पर जहां पे भी हम देखें तो ओवरऑल एक टर्न अराउंड स्टोरी के लिए कॉन्ट्रा कॉल IT 100% हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के लिए IT कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, और थोड़ा हमने ये एक वीक में भी देखा कि IT में एक टर्न अराउंड आ रहा है। तो ओवरऑल इज अ सेक्टर वेरी पॉजिटिव। अभी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ पिन आउट करना हमारे पास इतना कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक नहीं है, पर सेक्टर इज अ क्लियर अंडर टर्न अराउंड स्टोरी। ओके, टर्न अराउंड स्टोरी आपको IT यहाँ पर दिख रहा है, तो ये अच्छी सलाह है। चलिए, JSW स्टील को लेकर कुछ खबरें आ रही कि कंपनी विचार कर रही है 50% स्टेक सेल की भूषण पावर एंड स्टील में। ये एक अहम अपडेट है JSW स्टील को लेकर, अभी ये खबर आई है। JSW स्टील पर एक चर्चा रुचित जी से कर लेते हैं। रुचित जी, आप बताइए, JSW स्टील के चार्ट को देखकर कैसा दिख रहा है? ये अभी तो तेज है, 2.25%, आगे की राह कैसी दिख रही है?
ये ब्रॉडर ट्रेंड तो तेजी का ही है। हम देख रहे कि सभी जो स्टील रिलेटेड या इवन दूसरे बेस मेटल्स के स्टॉक्स है उनमें ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में रिसेंटली जो भी करेक्शंस आए हैं उसमें 50 दिन के मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है। जो लेवल भी करंटली 1135 1140 के अराउंड है। सो जब तक ये 1140 के लेवल्स के ऊपर टिका हुआ है तब तक आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा नेगेटिविटी स्टॉक में रहेगी। और ऊपर स्टॉक में पोटेंशियल है 1260 तक के तेजी में ये मूव एक्सटेंड करने तक का। कि 1260 तक जाने की संभावना आपको लग रही है। शुक्रिया रुचित जी, आपने जेएसडब्ल्यू स्टील पर अपनी राय रखी। बाकी हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, लक्ष्मीकांत जी भी, रोहन मेहता जी भी। लेकिन ये खबर काफ़ी अहम अपडेट है। कंपनी विचार कर रही है 50% स्टेक बेचने की भूषण पावर एंड स्टील में, बीपीएसएल में, और जापान की जेएफई स्टील जो फ्रंट रनर है वो इस स्टेक को ले सकती है। ये खबर हमारे सोर्सेस से आ रही है जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर। देखते हैं आगे बाजार कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन इस खबर से देखिए, अभी कुछ देर पहले से ही ये रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। दिन के दौरान हमने देखा था सुस्त था, दायरे में था, लेकिन अब 1.5% की तेजी दिख रही है। रोहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पर? जेएसडब्ल्यू स्टील इट्स अ क्लियर आउट परफॉर्मर, सब जगह पे है। थोड़ा प्रॉफिट लेके कंसर्न है, पर आई थिंक सो कंसोलिडेशन पॉइंट पे इट्स ओके। पर इट्स अ क्लियर बाय, सो नो वरीज ऑन दैट लेवल। एक थोड़ा प्रॉफिट, एक आउट परफॉर्मेंस आ जाए प्रॉफिट का तो इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। तो या इट्स अ बाय फ्रॉम आवर साइड। की तरफ से बाई है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पर एक्शन आज ज़्यादा दिख रहा है। निफ्टी 500 की ओर चलते हैं जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। आरती ड्रग्स से शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 9-10% की गिरावट दिख रही है आरती ड्रग्स में। लक्ष्मीकांत जी, आरती ड्रग्स ट्रैक कर रहे हैं, बताइए। अगर हम कल तक का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव आ रहा था, बट आज जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है, जिस वजह से प्राइजेस अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, तो लगता है कि अभी ये अपने जो सपोर्ट है 465 का, उसके नीचे भी फिसल सकता है। सो इमीडिएट सपोर्ट आरती ड्रग के लिए 465 का है। अगर उसके नीचे फिसलता है देन आफ्टर अपने 200 डीएमए लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि 445 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 490 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब तक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें बेरिशनेस बनी रहेगी। चलिए इस बीच लेकिन वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कैपेक्स में 1750 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये एक अहम अपडेट वोडा आइडिया को लेकर। शुरुआत से ही तेज है क्योंकि रिजल्ट्स में सुधार दिखे हैं, क्योंकि कंपनी के आरपीयू को लेकर या फिर घाटा भी कम हुआ है कंपनी का, वो तो है ही, और साथ ही जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वापस से विचार किया जा रहा है एजीआर ड्यूज को लेकर, वो एक अहम अपडेट थी। और अब ये नई खबर आ गई है कि कैपेक्स में 1750 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। उसके बाद देखिए 8% तक की तेजी है। हालांकि ये तेजी शुरुआत से ही है, थोड़ी सी तेजी यहां पर बढ़ी है। रोहन, आप ट्रैक कर रहे हैं कि आपको पसंद है क्या वोडाफोन आइडिया, या इन्वेस्टर्स को अभी दूर रहने की सलाह देंगे यहां से? नहीं, ठीक है। मीन्स हमको भी लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर फ्रॉम हियर। वोडाफोन इंडिया बहुत एग्रेसिव बाई के लिए नहीं है, पर बहुत लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं कि बहुत उम्मीद से कि ये कवर होगा। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट फैक्टर को छोड़ दे तो दोनों बाकी का फैक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। फंडामेंटल पॉइंट पे भी रिकवरी आ रही है, तो इट्स अ होल्ड, इट्स नॉट अ बाय। पर अगर आपके पास पोर्टफोलियो में हो तो इट्स अ क्लियर होल्ड में है तो आप क्लियर होल्ड करें, ये सलाह आ रही है। एक और अपडेट आए हैं कि सितंबर तक कुल ब्रॉडबैंड साइट्स 5.27 लाख तक हो गई है। तो कुछ अपडेट्स यहाँ पर वोडा आइडिया को लेकर आ रही है। ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और अपडेट जो भी आएंगे वो हम लगातार आपको बताएंगे। एक और लाइन जाते जाते ब्रेक से पहले आपको बता दूं कि कंपनी ने मार्च 2024 में 4G कवरेज को 77% से बढ़ाकर 84% कर दिया है। हालांकि ये डेट एक बार अपडेट करने की जरूरत होगी, हो चुका है या होने वाला है, ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार भी एक बार देख लेते हैं। बाजार की तेजी 100 अंकों की हो चुकी है।
25,665 के आसपास निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 150 अंकों की मजबूती है। इस बीच स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा भी मौजूद है। आशीषा, कल टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ एस्टिमेट तैयार किया है आपने? बिल्कुल, तो टाटा स्टील के नतीजे आएंगे और सीक्वेंशियल बेसिस और ईयर इन ईयर बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। याद रखिए वॉल्यूम का फिगर तो ऑलरेडी आ चुका है और सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। दूसरी तिमाही में मॉनसून के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस कम होते हैं, जिसके चलते स्टील सेल्स यूजुअली दूसरी तिमाही में कम ही रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किए थे दूसरी तिमाही के लिए। इसके अलावा आंकड़ों की बात करें तो हाँ, यहाँ पर भी तेज़ी ही एक्सपेक्टेड है। सीक्वेंशियल बेसिस पर बात करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू करीब 56,231 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स 15% के आसपास वर्सेस 14% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा याद रखें स्टील प्राइसेस घटे हैं, वॉल्यूम्स तो बढ़े हैं सीजनैलिटी के बावजूद, लेकिन स्टील प्राइसेस में गिरावट दिखी है सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस कम रहेंगे। इनफैक्ट स्टील रियलाइजेशंस की बात करें तो करीब 4.5% की गिरावट नजर आ सकती है QOQ बेसिस पर। लेकिन टाटा स्टील के लिए इंपॉर्टेंट होता है यूरोपियन ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस, और यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर $6 पर टन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है एबिटा पर टन बेसिस में वर्सेस $8 पर टन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। यूके अभी भी लॉस रिपोर्ट कर रहा है और वो लॉस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि नीदरलैंड्स पिछले कुछ क्वार्टर से गेन रिपोर्ट कर रहा है और ये प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर सबकी नजर रहेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है यूरोपियन ऑपरेशंस पर, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इंडिया ऑपरेशंस में वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्टील प्राइसेस घटे हैं तो शायद रियलाइजेशंस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये टाटा स्टील के नतीजे। इनफैक्ट इस पर एक राय भी ले लेते हैं। मेटल काउंटर्स में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। टाटा स्टील के स्टॉक के चार्ट को भी हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूँगी, टेक्निकल्स पर देखें तो टाटा स्टील क्या राय होगी? आज के सत्र में सॉफ्ट कारोबार 180 के पार कारोबार करता हुआ। जी, अभी भी ये जो स्टॉक है अभी भी अपने बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों पहले यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी भी प्राइजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है स्टॉक में। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 169 के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की ओर जो अभी फिलहाल जो हर्डल आ रहा है वो इसके पिछले स्विंग हाई के आसपास ही दिखाई दे रहा है 185 186। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि वहां से 198 200 तक के भी लेवल्स टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। बट अभी ऐसा कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम अभी आने का उम्मीद नहीं है। बट अगर ये 186 के लेवल तोड़ता है तो वहां से फिर हमें एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव 198 से लेकर 200 जोन तक देखने को मिल सकता है। 98 से 200 तक के लेवल्स टाटा स्टील पर नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव नजरिया अभी भी यहाँ पर, नतीजों के बाद कल शायद यहाँ पर एक्शन नजर आएगा। लेकिन इस बीच रोहन, आपसे पूछना चाहूंगी, हम मेटल सेक्टर की बात कर रहे हैं, टाटा स्टील को छोड़ मोस्ट मेटल कंपनीज के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और ठीक ठाक ही नतीजे दिखे हैं, ज़्यादा कोई मेजर नेगेटिव या पॉजिटिव। हिंडाल्को के नोवेलिस के ऑपरेशंस को छोड़कर कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं रहे हैं। आपका क्या व्यू रहेगा फंडामेंटली पूरे सेक्टर पर? बहुत टाइम के बाद आई थिंक सो आफ्टर कोविड वी हैव सीन के पूरे मेटल में थिंग्स हैव स्टार्टेड टू रिबाउंड और बहुत अच्छा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि नंबर्स हैव नॉट बीन वेरी गुड, स्पेसिफिकली टॉकिंग फॉर हिंडाल्को तो चलो अलग चीज हो गई, JSW स्टील हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, जो स्पेसिफिकली मेजर होल्डिंग है। पर या यहाँ पे 100% एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन रहा है ऑन द फंडामेंटल साइड के। वहाँ पे प्राइसिंग हैज बीन आल्सो डाइल्यूटेड के फ्लैट हो गया है और मार्जिन्स भी ठीक है, बेटर हो रहे हैं। तो आई बिलीव दैट इट्स अ गुड बाय फ्रॉम हियर। आवर टॉप पिक वुड बी स्पेसिफिकली JSW स्टील एंड हिंडाल्को लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। चलिए, तो ये व्यू है मेटल सेक्टर को लेकर। चल कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। डेरिवेटिव बार के कुछ मार्केट के स्टॉक को देख लेते हैं जहां पर फिलहाल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। तो ताज़ा शॉर्ट कवरिंग जो दिख रहा है उसमें इंडिगो में भी दिख रहा है, इंडस इंड में भी दिख रहा है। दोनों अच्छी तेज़ी के साथ आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। इस बीच एक टेक्समैको रेल के नतीजे आए हैं, वो नंबर
आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि नंबर किस तरह के दिख रहे थे। कंसोलिडेटेड ईबिटा यहाँ पर घटता हुआ कंपनी का दिखा है, 132 करोड़ से घटकर 124 करोड़ के आसपास रहा है। मुनाफा भी घटा है टेक्समैको रेल का। कंसोलिडेटेड मुनाफा कंपनी का करीब 73 करोड़ से घटकर 64.6 करोड़ हो गया है। कंसोलिडेटेड आय में भी गिरावट देखने को मिली है, 1345 करोड़ से घटकर ये 1258 करोड़ के आसपास आ गई है। तो आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर और ईबिटा के फ्रंट पर, तीनों ही फ्रंट पे नतीजे यहाँ से कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक 3.25% ऊपर है। हो सकता है कि बाजार पहले से इसे प्राइस ट्रेंड करके रखा होगा। टेक्समैको रेल को लेकर लक्ष्मीकांत जी, आपकी राय क्या बन रही है? कैसा दिख रहा है चार्ट पर ये? जी, टेक्स रेल में ऑलरेडी इस न्यूज के आते ही एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और निचले स्तर से बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी फिलहाल 4.4% गेन के साथ अपसाइड मूव दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 141 142 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो देन हम 150 तक का लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस स्टॉक से। यहाँ पर जो मार्जिन के फिगर है वो बेहतर दिख रहे हैं। एक तो ये है कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन कंपनी का बढ़कर 9.9% हो गया है और जो मुनाफा था वो घटा है, आय घटी है, ईबिटा भी घट कर आई है, लेकिन बाजार के अनुमान से कम है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है और उस नतीजे के बाद अब देखिए एक सडन स्पाइक आप चार्ट पर देख पाएंगे। नतीजे आने के बाद तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। अब तेजी बढ़कर 4% के आसपास हो गई है। चलिए, इस बीच कई सारी और कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें मद्रास फर्टिलाइजर अभी नतीजे आए हैं 5 मिनट पहले, जहां पर दूसरी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 13 करोड़ के आसपास रहा है, 16 करोड़ से घटकर 1.6 करोड़ से घटकर, यानी यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही यहां पर Q2 ईबिटा देखें तो ईबिटा के नंबर 12.2 करोड़ रुपीस रहे हैं, जबकि पिछली तिमाही में 10.8 करोड़ के आसपास का था। मद्रास फर्टिलाइजर, एक बार इस पर भी राय दीजिए। यहाँ पर भी नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, 5.5% से ज़्यादा की मजबूती है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय है? यहाँ पर भी जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है बुलिश अपसाइड ही दिखाई दे रहा है। सो हमें लगता है कि 78 लेवल एक सपोर्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट को ये होल्ड कर लेता है और आने वाले समय में 86 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ से 92 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मद्रास फर्टिलाइजर से। 92 तक के लेवल आप उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और साथ ही इंडसइंड आज क्यों तेज है ये भी जानने की कोशिश करेंगे रोहन से। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार एक बार देख लेते हैं किस तरह का है, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है तो नज़र रखना ज़रूरी है। तो 100 अंकों के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी में 25,700 के बेहद करीब है। निफ्टी बैंक अब 200 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, करीब 58,150 के आसपास। लेकिन एक अपडेट आज ये आया है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने दिल्ली से चीन के ग्वांगजू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है। कंपनी के मुताबिक ये दिल्ली कोलकाता के बाद दूसरा शहर बन गया है जहां अब ग्वांगजू के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा उपलब्ध होगी। एयरलाइन ने बताया कि डायरेक्ट फ्लाइट कल से ही शुरू हो चुकी है, जिन्हें नैरो बॉडी विमान द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये अपडेट इंडिगो की तरफ से आई है। तो एक सस्पेंड था जो दोनों देशों के बीच उड़ाने, जो हम देख रहे थे कि 2020 से ही सस्पेंड था, कोविड के बाद से इसे सस्पेंड कर दिया गया था और इसके बाद फिर लद्दाख सीमा विवाद हुआ। इसके बाद लंबे समय तक ये सेवाएं बंद रही, लेकिन अब इसे शुरू कर दिया गया है। और जो अगर आप ऑनलाइन जाकर इसे चेक करेंगे, दिल्ली से ग्वांगजू के लिए वन वे डायरेक्ट फ्लाइट कितने का आ सकता है, तो वो है 24,740 रुपये के करीब का। यानी दिल्ली से अगर आप चीन के शहर में जाना चाह रहे हैं तो 4 घंटे 35 मिनट में सीधे वहाँ पे पहुँच सकते हैं और हर दिन ये रात को 21:45 पर रवाना होगी। बिजनेस के लिहाज से देखें, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट
की बात हो, एग्री सेगमेंट की बात हो, तो काफ़ी बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वहाँ पर काम होता है। बहुत सारे कारोबारी है जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका चाइना में काम है स्पाइसेस का, वो लोग आते जाते रहते हैं, उनके लिए सुविधा होगी। अदरवाइज वो हांगकांग के जरिए जाया करते थे। तो एक अच्छी साझेदारी वापस से लौटती हुई दो बड़ी इकॉनमी में दिख रही है। इंटरग्लोब एविएशन में आज 3.5% की तेजी है और अभी दिन के हाई पर है। एक राय रोहन आपसे इंडिगो पर बताइए, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर क्या राय बन रही है एयरलाइंस पर? एक लॉन्ग टर्म व्यू दे दे। नो आई थिंक सो, वो क्लियर लॉन्ग टर्म व्यू इज वेरी पॉजिटिव। जो हिसाब से मोनोपोली क्रिएशन हुई है उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में ट्रैवलिंग करने के लिए, और ये अभी तो चीज आर गेटिंग बेटर एंड बेटर और प्योर मोनोपोली पोजिशनिंग है। हमको लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इन नेक्स्ट 1 ईयर विल बी एट ऑल टाइम हाई। सॉरी, सो इट्स अ क्लियर बाय। क्लियर बाय आपको लग रहा है इंटर ग्लोब एविएशन में। चलिए, यात्रा ऑनलाइन का नतीजे एक बार देख लेते हैं। इसे बताना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। क्यों ये ऊपर है? नतीजे में ऐसा क्या है जो इतनी तेज़ी दिख रही है? कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 7.3 करोड़ से बढ़कर 14.2 करोड़ हो गया है। कंसोलिडेटेड आय कंपनी की 236 करोड़ से बढ़कर 351 करोड़ के पार निकल गई है। कंसोलिडेटेड ईबिटा भी 9.2 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ और कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन 3.9% से बढ़कर 6.8%। मार्जिन के फिगर यहाँ पे डबल होते दिख रहे हैं। यात्रा ऑनलाइन एक ज़बरदस्त तेजी, 12% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर दिख रही है इस स्टॉक में। चलिए, हमारे साथ हरीश जुजारे जी भी मौजूद है। हरीश जी, आपसे यात्रा ऑनलाइन को लेकर एक राय लेना चाहेंगे। 12% की तेजी नतीजे आने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? आपकी राय इस स्टॉक पर मौजूदा लेवल पे? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। पहले से अगर Good देखा है afternoon, तो यात्रा.com जो है एक स्टॉक है जहाँ पे रिसेंटली हमें एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट अगस्त में देखा है तो वहां से एक शार्प रैली देखने मिला, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि जो ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस उसका कंटिन्यूशन अभी फिर से वापस देखने मिल रहा है। जो अभी रिसेंट कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 135 137 के पास उसका बेस बनाया था, वहां से स्टॉक प्राइस फिर से रिकवरी देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो है इसका पोजिशनल जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अभी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूशन होते नजर आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं 175 180 के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 194 वो लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर और भी तेजी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेटअप बनाया है टॉप हायर बॉटम, अगर किसी को बाइंग है तो बने रह सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 15% गेंस दे चुके हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो किसी को ऑलरेडी बाइंग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये नज़रिया यात्रा ऑनलाइन पर करीब 15% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। लेकिन हरीश जी, अगर आप हमें आपके BTST STPT ट्रेड्स बता पाए, करीब 25 मिनट बाकी है मार्केट बंद होने में और सुस्त कारोबार दिखा है, कोई ट्रेड्स लास्ट में? बिल्कुल, मेरे जो ट्रेडर पे दो स्टॉक्स है फिलहाल के लिए बाइंग के लिए। पहला स्टॉक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट दिया और मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर से क्रॉस होते हुए ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकती है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे 6240 के लिए टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5900 का परसिस्टेंट सिस्टम्स में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं, हमने लगातार देखा है कि ऑयल एंड गैस में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक फिर से एक बार कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम बिल्टअप होते नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी, जहाँ पे ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 510 के आसपास। पहले से आगे रहेगा 500, उसके ऊपर 510 का रहेगा और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 470 का। ठीक है, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी की राय 6,240 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, 5,900 का स्टॉप लॉस। तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ आते हुए हमारे मेहमानों से, और इसी के साथ HPCL यहाँ पर भी खरीदारी की राय 470 के स्टॉप लॉस के साथ 510 का टारगेट। लेकिन 3 बज चुके हैं, हमारे खास सेगमेंट मार्केट से 3 का समय हो चुका है और आनंद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए पूरी डिटेल्स। आनंद, बताएं कौन से वो स्टॉक्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा है आज?
जी हाँ आशीषा, आज बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है और सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर जो है वो लगातार दूसरे दिन तेज़ी दिखा रहा है। कल भी आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली थी और आज भी आईटी सेक्टर में खरीदारी है। आप परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, इन तीनों शेयरों को देखेंगी तो 2 से 3% की आज इनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो अतुल ऑटो को देखिए, अच्छे नतीजे आए हैं। कंपनी के करीब 12 से 13% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से करीब 16 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सिरमा एसजीएस की बात करें तो इस कंपनी के भी नतीजे अच्छे आए हैं और 4 से 5% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर और औसत से करीब 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं त्रिवेणी टरबाइन का भी शेयर 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम त्रिवेणी टरबाइन के भी शेयर में देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर के नतीजों की तरफ देखें तो मुनाफा काफ़ी अच्छा बढ़ा है। जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। मुनाफा 101 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ पर पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 518 करोड़ से बढ़कर अब 718 करोड़ पर पहुंच गया है। एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में आज करीब 6 से 7% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन्स के नतीजों की बात करें तो सभी मोर्चे पर कमज़ोर नतीजे आए हैं। मुनाफा जो है 89 करोड़ से घटकर अब 46 करोड़ पर आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि मुनाफा करीब करीब आधा हो गया है। और आय की बात करें तो 1000 करोड़ से घटकर 786 करोड़ पर आ गया है। एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आज शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर खबर आई है। कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की है और ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई करने के लिए कंपनी ने जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ करार भी किया है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो इमामी पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसे घटा दिया है। लक्ष्य 885 से घटाकर 795 रुपए का दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के जो नतीजे आए थे उसमें सालाना आधार पर आय में करीब 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी करीब करीब 16% घटा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते आज शेयर कमजोरी पर कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे, जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में है, कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आई है। पूरा सेगमेंट लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान कॉपर पर नजर डालते हैं। आनंद ने हमें उसके बारे में बताया, नतीजे आए और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, जिसके चलते करीब 6% की तेज़ी के साथ स्टॉक अभी 6.25% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। हरीश, क्या राय होगी आपकी टेक्निकल्स पर आज के 6% की तेज़ी के बाद? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कि हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था सितंबर महीने में, ऑलमोस्ट 250-260 लेवल्स के पास। वहाँ से हमने एक रैली देखने मिल रहा है। तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फिर से आज रिजल्ट के बाद हमने वापस इसका जो अप ट्रेंड है रेज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो ब्रेकआउट दिया था 260-250 लेवल्स के पास, वहाँ से एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट था। उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अप ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है और भी ऊपर की ओर देखा है तो मुझे लग रहा है कि 260 के आसपास आज का क्लोजिंग अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि और रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे 280 से 295 लेवल्स पे देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक हाई टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है और पोजिशनल में मुझे लग रहा है कि इसमें स्टॉक में बने रहना चाहिए और भी। लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा नीचे लेवल पे कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमने एक रनअप देख चुके हैं कुछ 2-3 हफ्तों पहले और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 6% अप है। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग थोड़ा नीचे लेवल पे करनी चाहिए। अब एक बार किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 325 का करंट लेवल से। ठीक है, तो ये नज़रिया हिंदुस्तान कॉपर पर अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक 6% की तेज़ी के साथ 360 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच एक फंडामेंटल नज़रिया भी ले लेते हैं और नतीजों का सिलसिला वैसे तो ख़त्म होने आया है। कई सारे सेक्टर्स के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले हरीश, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, एशियन पेंट्स के नतीजे भी कल आएंगे। अनुमान की तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो एशियन पेंट्स पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, एशियन पेंट्स में हमने लगातार एक अंडर परफॉर्म देख रहे थे कुछ टाइम पीरियड से। वहां से हमने रिकवरी भी देखने मिल रहा है वापस उसके बाद। तो जो मेजर मूविंग एवरेज थे 250 और 20, सारे मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है रिसेंटली स्टॉक प्राइस। और मुझे लग रहा है कि जो रिसेंटली रैली ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास स्टॉक प्राइस मूव होते हुए नजर आ रहा है।
जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2700 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके आसपास मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें नीचे से एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था ऑलमोस्ट 2200 लेवल से, तो मुझे लग रहा है कि करंटली थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेशन दिखा दे रहा है स्टॉक प्राइस, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए किसी के पास बाइंग है तो होल्ड बने रह सकते हैं, लेकिन ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 2700 के पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है कि वहां से एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। तो पीछे वेट करना चाहिए, करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करें, और नीचे आए तो बाई करने की कोशिश करना चाहिए एशियन पेंट्स पर। ठीक है, तो ये नज़रिया एशियन पेंट्स पर आता हुआ, लेकिन नतीजों की बात कर रहे हैं तो किस तरह की उम्मीदें लगानी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड आफ्टरनून। बताएं इस पेंट मेजर से किस तरह की उम्मीद है, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट के? जी बिल्कुल, यहाँ पे एशियन पेंट जो अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है और इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है यहाँ पर 8156 करोड़ पर देखने को मिल सकता है, जिसमें जो है 1.6% की अपटिक देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वही अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी यहाँ पे इस क्वार्टर में जो है 28% का यहाँ पे अपटिक देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वही अगर बात करें एबिटा और एबिटा मार्जिन्स की, तो यहाँ पर भी जो है इस क्वार्टर में एक्सपांशन देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की, तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 4 to 5% रह सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और डिमांड कंडीशन जो है थोड़ी सी सबड्यूड देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर में, स्पेशली इन अर्बन मार्केट्स में। और जो है एक्सटेंडेड रेनफॉल्स में भी, रेनफॉल्स के चलते भी जो है थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। लेकिन मार्जिन्स में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसकी गिरावट के चलते मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आखिर में बात करेंगे ऐसे क्या फैक्टर जो वॉच आउट रहेंगे यहाँ पर, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है डिमांड ट्रेंड पर, इनपुट कॉस्ट ट्रेंड पर, रिबेटिंग एंड डिस्काउंटिंग ट्रेंड पर, एंड आखिर में डीलर एडिशन ट्रैजेक्टरी पर जो है मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, ये देखने लायक रहेगा। शुक्रिया रविंद्र, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। एशियन पेंट्स के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं। चलिए, एशियन पेंट्स पर राय तो हमने दिलवाई थी, लेकिन एक स्टॉक है उस पर चर्चा करना ज़रूरी है आज, इंडस इंड को लेकर, क्योंकि कल ये खबर आई थी कि बैंक के जो 2 महीने पहले मैनेजमेंट रिशफल के तहत जो नए एमडी और सीईओ आए हैं, राजीव आनंद, उन्होंने पूरा प्लान आउटलाइन तैयार कर लिया है और पूरे सिस्टम को रीस्टोर करने को लेकर उनका पूरा भरोसा है। और कहा जा रहा है कि FY27 तक स्थिति पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम वो बैंक में लेकर आएंगे। इंडसइंड बैंक को लेकर रोहन मेहता जी, फंडामेंटली क्या राय है आपकी? आई थिंक सो एक ही बैंक है जिसने एक्सट्रीमली अंडर परफॉर्म किया है ऑन अ मिड टू स्मॉल लार्ज साइज बैंक। वी आर वेरी एक्सपेक्टिंग कि टर्न अराउंड आना चाहिए, पर लेट अस नंबर स्पीक रेदर देन द मैनेजमेंट स्पीक। सो मैं अभी भी 1-2 क्वार्टर के लिए वेट करूंगा कि क्या टर्न अराउंड आ रहा है। टिल देन देयर इज अ नो पॉइंट, मींस मैं कोई कमेंट्री देना नहीं चाहूंगा कि क्या करना चाहिए, बिकॉज दूसरी बैंक स्पेसिफिकली PSU बैंक्स लुक्स मोर इंटरेस्टिंग देन इंडसइंड बैंक्स। ये राय निकल कर यहाँ पर आ रही है इंडसइंड बैंक को लेकर। लेकिन इस बीच वेल्सपन एंटरप्राइजेज के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 70 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ हो गया है और आय 815 करोड़ से घटकर 784 करोड़ है। तो मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, आय में थोड़ी डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयर देखिए 1.5% ऊपर है और ये तेज़ी थोड़ी बढ़ी भी है नतीजे आने के बाद। बाजार को नतीजे पसंद आ रहे हैं और आय में थोड़ी कमी ज़रूर दिखी है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। एक बार हरीश जी आप बताइए, वेल्सपन एंटरप्राइजेज को लेकर यहाँ क्या राय है आपकी? विष्णुमन जी, बिल्कुल देखा है तो देखिए वेल्सपन एंटरप्राइज जो है लास्ट कुछ दिनों से एक हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर में ट्रेड होते नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक में जितना मोमेंटम होना चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन सेटअप की बात करते हैं, बिल्कुल एक हाई टॉप हाई बॉटम और अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में भी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड ही रह सकता है और ऊपर के ओर मुझे लग रहा है कि 600 से लेके 605 के लेवल तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन इतना ज़्यादा मोमेंटम कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी मूवमेंट रह सकता है ऊपर की ओर। तो किसी को बाइंग है तो बिल्कुल अभी भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेजर मूविंग एवरेज के ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 530 के अराउंड। तो ऊपर की ओर 600 से 610 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म सिनेरियो में। तो ओवरऑल बने रहने की रिकमेंडेशन रहेगी वेल्सपन एंटरप्राइज में। एंटरप्राइजेज में बाई करने खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल नतीजों के बाद अच्छी तेजी यहाँ पर दिखी है, 6% से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। हरीश जी, केईसी इंटरनेशनल को लेकर क्या राय है?
विश्व जी अगर देखा है तो देखिए कल 2-3 हफ्तों से अगर हम देखा है तो लगातार यहाँ पे बिकवाली थी स्टॉक प्राइस में। कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 5% डाउन था, लेकिन आज में वो जो मुझे लग रहा है कि जो भी है एक शॉर्ट कवरिंग है ऊपर से, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक फिलहाल कोई बेस बना नहीं है स्टॉक प्राइस में। तो हो सकता है कि ये जो है रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि मेजर सपोर्ट्स की बात करते हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 675 के आसपास सपोर्ट्स नेक्स्ट मेजर है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा स्टॉक में। बिल्कुल यहाँ पे दूर रह सकते हैं फिलहाल। ब्रिटानिया पर आज काफ़ी दबाव है। हालांकि शुरुआती जो गिरावट थी वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी 3.25% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। मैनेजमेंट रीशफल की खबर से ये दबाव बना है। रोहन जी, आप बताइए ब्रिटानिया को लेकर क्या राय है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटानिया इज अ क्लासिक, लाइक वो मींस लाइक उसमें कोई बहुत रेटिंग करने की, इट्स ऑलवेज अ होल्ड। पर अभी भी इट्स अ प्योरली प्ले कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न्स नहीं आएगा, पर समबडी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के कंसिस्टेंट रिटर्न, तो ब्रिटानिया इज स्टिल अ ग्रेट प्ले। सुपर डोमिनेंस, प्रॉफिट भी सुपीरियर है, मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इट्स अ प्योरली बाय फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, तो ये नज़रिया ब्रिटानिया पर, लेकिन ब्रिटानिया के अलावा पूरे कंजम्पशन बास्केट पर रोहन जी आपकी क्या राय रहेगी? कोई आपको लगता है कोई बड़ा स्टॉक होगा जहां पर शायद खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर बन सकते हैं? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कंजम्पशन में, बिकॉज बहुत कंपटीशन, मार्जिन प्रेशर और सामने रॉ मटेरियल गुड्स का कॉस्टिंग, ये तीनों बहुत बड़ा कंसर्न कर रहा है लुकिंग फॉरवर्ड। और कंपनीज जैसे आपने नेस्ले दिखाया, ब्रिटानिया दिखाया, आईटीसी दिखाया, बहुत सारी चीज हम बात कर सकते हैं। तो हमको कोई ऐसा आउट परफॉर्मर नहीं लग रहा है। पर अभी क्या होता है कि सब स्टॉक आउट परफॉर्मर भी नहीं होते, आपको पोर्टफोलियो में होल्ड करना होता है। तो वहां पे ये सब स्टॉक ठीक है, पर आप अगर अल्फा चाहते हैं कोई कि मार्केट से ज्यादा आउट परफॉर्म करे, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये सेगमेंट अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है। सो बहुत कंसर्न भी है, पर सामने क्या है कि एक टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर है, तो इस हिसाब से द कंपनीज आर गेटिंग बेटर वैल्यूएशंस। ठीक है, तो ये नज़रिया कंजम्पशन बास्केट पर। तो यहाँ पर आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ रही है, तो कंजम्पशन के अलावा रोहन जी कोई और सेक्टर जहाँ पर आपका नज़रिया बुलिश है, स्पेशली नतीजों के बाद, जहाँ पर आपको लगता है कि एक बड़ा टर्न अराउंड दिखा है इस तिमाही में? या आई थिंक सो, हमको अभी भी पीएसयू बैंक्स लुक्स फैंटास्टिक। हमको लग रहा है कि ये वैल्यूएशन पे वर्ल्ड की कोई बैंक्स नहीं मिलती होगी, क्यों पीएसयू बैंक मिल रही है। आप लुक फॉरवर्ड फॉर इंडियन बैंक, एसबीआई, तो ये सब हमारा टॉपिक्स है। और टर्न अराउंड में हमको लग रहा है कि निफ्टी आईटी कुड बी, वर्स्ट इज बिन ओवर निफ्टी आईटी, यहाँ से एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड दिख सकता है। सो एक कंसिस्टेंट सेक्टर में पीएसयू बैंक्स इज वेरी गुड। पीएसयू बैंक्स की बात कर रहा हूँ, पीएसयू एंटरप्राइज की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक टर्न अराउंड में निफ्टी आईटी लुक्स वेरी गुड। तो ये सलाह यहाँ पर पीएसयू बैंक को लेकर है। लेकिन चलिए, बाजार के लिए कौन से ऐसे बड़े ट्रिगर है जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, जो बाजार पर असर डाल सकते हैं, यही समझने के लिए कोशिश करते हैं। तृप्ति के पास चलते हैं। तृप्ति, बताइए कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए? जी हाँ, देख लेते हैं कल के लिए कौन सी इवेंट्स अहम होने वाले हैं जिन पर आपको नज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले रिटेल महंगाई के आंकड़े कल आने वाले हैं, देखना होगा कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर सीपीआई के आते हैं। अन्य खबरों की बात करें तो यहाँ पर कल दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी निफ्टी 50 कंपनी, टाटा स्टील और एशियन पेंट्स। इसके अलावा अन्य कंपनियों में आईआरसीटीसी, अशोक लेलैंड और साथ ही नज़ारा टेक, कोचिन शिपयार्ड और इन्फोएज भी अपने क्वार्टरली नतीजे यहाँ पर जारी करेगी। ग्रो का कल आईपीओ की लिस्टिंग कल एक्सचेंजेस पर होने वाली है, काफ़ी अहम लिस्टिंग है ये, देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग होती है। इसके अलावा टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ कल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, यहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। टाटा मोटर्स के एक बड़े डीमर्जर के बाद जो उन्होंने अपना कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अलग किया था, तो कल उसकी भी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही एल कार्गो लॉजिस्टिक में एल कार्गो गति का यहाँ पर डीमर्जर होने वाला है। कंपनी ने अपना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस अलग अलग कर दिया है। साथ ही ओपेक मंथली ऑयल मार्केट कल रिपोर्ट इसकी जारी करने वाला है, देखना होगा कि यहाँ से आउटलुक क्या निकल कर आता है। ये थे वो इवेंट्स जिनमें आपको कल अपनी नज़र में बनाकर रखना है। बिल्कुल, तो कई सारे इवेंट्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। तृप्ति, शुक्रिया। लेकिन एक इवेंट पर खास नज़र रहेगी और वो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग पर। याद रखें, कुछ समय पहले डीमर्जर हुआ था जो काफ़ी समय पहले अनाउंस हुआ था, लेकिन अब फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। विश्वा, बताएं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की कल लिस्टिंग और फाइनली अब टाटा मोटर्स दो हिस्सों में बट गया है, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। बिल्कुल, पैसेंजर व्हीकल तो पहले से ट्रेड हो ही रहा है, लेकिन कल से अब यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल
व्हीकल भी ट्रेड होने जा रहा है, जहां पे नए स्टॉक का जो नाम है वो आपको TMCV के नाम से दिखेगा, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के नाम से होगा। और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जो TMPVL के नाम से अभी ट्रेड हो रहा है, जो 400 रुपये के आसपास का भाव है। शेयर धारकों के लिए जो रिकॉर्ड डेट थी वो 14 अक्टूबर ही थी, जब ये अनाउंसमेंट हो गया था। और वहाँ उनके जो टाटा मोटर्स के जो एक शेयर धारक, जिनके पास एक शेयर थे, उनको एक पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस का भी मिल जाएगा। और एक्सचेंज से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। डीमर्जर को NCLT मुंबई बेंच ने अगस्त और सितंबर में पहले ही मंजूरी दे दी थी, तो सारे मंजूरी हो चुके हैं। कल लिस्टिंग की तारीख है और कंपनी अब 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस में यहाँ पे बढ़ जाएगी। एक पैसेंजर व्हीकल्स होगा, और पैसेंजर व्हीकल की यूनिट में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैगुआर जैसे भी कारोबार शामिल होंगे, और कमर्शियल व्हीकल्स में उनकी कमर्शियल सारी गाड़ियां का कारोबार यहां पर आ जाएगा। लिस्टिंग की जो शुरुआती 10 सत्र होंगे ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेंगे, और कहा जा रहा है कि कमर्शियल व्हीकल यूनिट की जो अनुमानित वैल्यू है वो 260 रुपए के आसपास हो सकती है। 260 से 300 के बीच का वो अनुमानित वैल्यू लगाया है बाजार ने। अब 14 नवंबर को डीमर्जर के बाद, इसके बाद कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। तो पैसेंजर व्हीकल के जो अब नतीजे आएंगे इस डीमर्जर के बाद ऐलान किए जाएंगे TMPVL के। तो ये कुछ अहम अपडेट है टाटा मोटर्स को लेकर। रोहन से एक बार समझ भी लेते हैं। रोहन, आप बताइए, टाटा मोटर्स इस कहानी के बाद, डीमर्जर के बाद किस तरह की स्टोरी है, और किस साइड आपका झुकाव ज़्यादा होगा, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की तरफ या कमर्शियल व्हीकल, या दोनों को पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देंगे आप? वेदर मैं अभी एज ऑफ नाउ ऐसा बोल रहा हूँ, दोनों को नहीं रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। मुझे ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज मच बेटर ऑन अ प्रोपोजिशन ऑन कमर्शियल और कंज्यूमर व्हीकल। तो क्यों हमको ऐसा रखना है? बिकॉज देखो, आप जब भी ये कोई भी चीज डिमर्ज होती है तो बहुत सारी चीज इंटरनली चेंज होती है। वी हैव टू गिव एटलीस्ट 6 months टू सी कंसोलिडेटेड इंडिविजुअल स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये कंसोलिडेशन पे हम देख रहे थे, अभी स्टैंड अलोन पे देखना है, तो इतना जल्दी कोई डिसीजन लेने का मतलब नहीं है। तो आई थिंक सो 6 months 2 quarter जाने दो, फिर इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग रीजन। टिल दैट टाइम आई थिंक सो महिंद्रा इज अ क्लियर आउट परफॉर्मर। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको लग रहा है ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी और आने दीजिए। बिजनेस अभी डिमर्ज हुआ है और क्या क्या रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं वो सब ठीक होने दीजिए। 6 महीने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आराम से। हो सकता है कि कहीं उस भाव के नीचे ही आपको मिल जाए। कुछ और स्टॉक्स की राय ले लेते हैं। भारत फोर्ज पे हालांकि बातचीत हुई है, लेकिन ये स्टॉक आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और OI के लिहाज से देखें, भाव बढ़ने के लिहाज से तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते दिख रहे हैं। हरीश जी, भारत फोर्ज को लेकर क्या राय है सर? विश्वनाथ जी, बिल्कुल देखा जाए तो देखिए, भारत फोर्ज ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस आज 5.5% के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस जो है ऑलमोस्ट 3 months हाई क्रॉस कर चुका है। स्टॉक प्राइस जो रेजिस्टेंस बनाया था 1360 के अराउंड, तो आज फाइनली वो क्रॉस किया, क्योंकि बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद वो क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ वो क्रॉस किया है, तो हो सकता है कि और थोड़ा एक्सटेंड यहाँ पे देखने मिल सकता है। जो बुलिश मोमेंटम है ऊपर की ओर, मुझे लग रहा है कि 1500 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में। लेकिन जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम का और मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल भी क्लियरली देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि करेंटली बिल्कुल बाइंग किसी के पास है तो वो बने रहना चाहिए। ऊपर के शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 1500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और भी तेजी देखने मिल सकता है। जरिया भारत फोर्ज पर 5.5% की तेजी आज। लेकिन हरीश, कुछ ही मिनट बाकी है, लेकिन उसके पहले बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर एक और बार आपका नजरिया दे दीजिए। 7.5% की गिरावट बजाज फाइनेंस में, 5.5% की गिरावट बजाज फिनसर्व में भी दिखी है। बिल्कुल, देखिए आज एक्सीडेंटल स्टॉक्स है, बिल्कुल जो एक्सपेक्ट इतना कोई भी अभी इतना अच्छे स्टॉक्स कभी इतना एक्सपेक्ट तो किया नहीं था कि स्टॉक इतने गिर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो भी है 7% ऑलमोस्ट लॉसेस है, जहाँ पे देखा है तो बजाज फाइनेंस में पहले की बात करते हैं। अगर दूसरे इसमें देखा है तो स्ट्रक्चरली अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ऐसा कुछ मेजर डेंट नहीं आया है। तो लग रहा है कि जो भी है रिजल्ट के बाद जो भी है मूवमेंट है, एक छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मंदी नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं एक बार डिप में बाइंग करने के लिए। तो किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है बजाज फाइनेंस में।
तो ये नज़रिया बजाज फाइनेंस पर अभी भी सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है नतीजों के बाद और मैनेजमेंट की गाइडेंस जो निकल कर आई, जहां पर उनका मानना है कि ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट होती हुई नज़र आ सकती है, उसके बाद यहां पर गिरावट दिखी। लेकिन इसके अलावा ऑटो सेक्टर से M&M पर भी हरीश आपकी राय लेना चाहूँगी। 2.5% ऊपर ऑटो सेक्टर से M&M, और इसके अलावा और कोई स्टॉक जहाँ पर आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा अब? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ऑटो सेगमेंट में अगर देखा जाए तो M&M क्लियरली आउट परफॉर्म मार रहा है। फिर से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत 2-3 महीने का 1-2 महीने का कंसोलिडेशन बाद फिर से एक बार फ्रेश ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस में। 3700 के ऊपर क्लियरली एक फ्रेश बाई बन रहा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है कि किसी को बस बाइंग करना है तो करंट लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 4000 के आसपास तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं एक मीडियम टर्म सिनेरियो में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ पे फ्रेश बाइंग है, तो M&M बिल्कुल बाइंग का रडार रहेगा करंट लेवल से। लेवल पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, हालांकि रोहन को भी M&M यहाँ पे पसंद आ रहा था। आज आईटी में HCL टेक काफ़ी अच्छी, दिग्गजों में HCL टेक सबसे ज़्यादा मजबूत है। HCL टेक को लेकर कुछ फंडामेंटली आपकी कुछ राय है क्या रोहन? I think so. HCL Tech, overall, I don't find any problem in HCL Tech, so it can be a clear buy. पर अभी भी हमको लग रहा है कि TCS could be a better investment point, क्योंकि जो इस हिसाब से वो नियरली वो 33% टूटा है, तो वो बहुत एक वैल्यू बाय क्रिएशन हो रहा है। तो TCS can be better, पर HCL is also good. टेक भी आपको पसंद है और TCS लेकिन ज़्यादा बेहतर आपको दिख रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए बाजार अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। निफ्टी में करीब करीब 135 अंकों की मजबूती है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी मजबूती, उतार चढ़ाव तो दिन भर दिखे, लेकिन उसके बाद 25,700 ये एक अहम लेवल था। छोटा जवाब रोहन जी दे दीजिए। 25,700 एक अहम पड़ाव था, रेजिस्टेंस भी दिख रहा था। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करने में कामयाब होता है, 1 मिनट का वक्त है, 30 सेकंड के अंदर बताइए, क्या एक बड़ी तेजी, बड़ा रास्ता खुला है निफ्टी के लिए? नहीं, 100% लुक्स वेरी गुड। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, तो मुझे डाउट नहीं है कि हम 27-28 हज़ार निफ्टी तक जाएंगे। एंड नॉट सरप्राइज कि हम ये फाइनेंशियल ईयर के पहले बंद हो जाएंगे 27-28,000 निफ्टी पे। अच्छी क्लोजिंग आज के लिए हिसाब से देख सकते हैं। 25,700 के अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, यानी जो मोमेंटम है, बुलिश सिनेरियो वो बनता दिख रहा है। इंडिया विक्स के हिसाब से भी देखें तो 12.5 13 के नीचे ही, भले या थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दिखी है, लेकिन 13 के नीचे है, तो बुल साइड में पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब करीब 230 अंकों की मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। 58,150, 58,000, 58,100 एक अहम रेजिस्टेंस था। अगला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 58,200 के आसपास का, उसके नीचे है। अब देखते हैं, हालांकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, देखते हैं आगे किस तरह की चाल दिखती है। स्टॉक्स की बात करें जहां पर आज काफी सपोर्ट मिला निफ्टी गेनर्स में, इंडसइंड टॉप गेनर था निफ्टी का। M&M अच्छी मजबूती थी। BEL 2.5% की तेजी यहां भी दिखी। एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर अच्छी तेजी थी। आईटी में, दिग्गज आईटी में HCL टेक में अच्छी मजबूती थी। HDFC लाइफ, इटर्नल जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी मजबूती हुई थी। बजाज में, बजाज ऑटो आज काफ़ी तेज़ था, लेकिन बजाज की बाकी कंपनियां, बजाज फिनांस हो, बजाज फिनसर्व हो, नतीजों के बाद इन दोनों कंपनियों में काफ़ी दबाव दिखा। 6 से 7% ये दोनों कंपनियां गिरकर बंद हुई है। दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मजबूती के साथ यहाँ पर बंद होते दिख रहे हैं। तो एक अच्छा सेशन कह सकते हैं बाजार के लिहाज से। उतार चढ़ाव जरूर रहा, लेकिन तेजी के साथ बंद यहाँ पर होते हुए दिख रहा है बाजार। तो एक मजबूत भरा दिन था निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा सेशन आज के सत्र में रहा है। और भी कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस हो, सन फार्मा, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1 से 1.5% तक की तेजी दिखी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1% से ज़्यादा की तेजी दिखी। हीरो मोटो मजबूत था, हिंडाल्को में अच्छी तेजी थी, HUL, L&T, HDFC बैंक, ये कुछ दिग्गज हेवी वेट्स है जहां पे अच्छी तेजी थी। आईटी में इन्फोसिस, HCL टेक के अलावा TCS और विप्रो, यहाँ पर भी करीब करीब 1% की तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर भी मजबूत था। ट्रेंड बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर भी अब रिकवरी की कोशिश लोअर लेवल पर दिखी है। आज के सत्र में ये स्टॉक भी, ट्रेंड भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है। ITC, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी क्लोजिंग आज के बाजार में काफ़ी अच्छी हुई है। कुछ और गिरावट वाले शेयरों की बात कर लेते हो तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में ONGC में दबाव था, नतीजों के बाद यहाँ पे दबाव दिखा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जिसकी क्लोजिंग हल्की गिरावट 408 के आसपास, कल से यहाँ पर
कमर्शियल व्हीकल की भी एंट्री हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक हल्की गिरावट, यहाँ पर टाटा स्टील कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले हल्की गिरावट, दायरे में कह सकते हैं 181 के आसपास की क्लोजिंग। अपोलो हॉस्पिटल पर दबाव था और पावर ग्रिड। तो लूजर साइड में बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस, नतीजों के बाद इन दोनों में काफ़ी गिरावट दिखी थी। और गेनर्स में जो टॉप गेनर्स हैं इंडसइंड बैंक, बीएल और एमएनएम, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे। चलिए, तो इसी नोट पर मुझे और अशेषा को भी दीजिए इजाज़त, साथ ही रोहन जी आपको और हरीश जी आपको, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। क्लोजिंग कॉल्स में फिलहाल इतना ही, और बाजार की और पूरी रणनीति जाननी है, कल का बाजार कैसा रहेगा आपके लिए, ये पूरा जानना है आपको, तो आप रुके रहिए, जल्द लौटते हैं।